हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी चैनल के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में। आज 13 जुलाई 2020 है और आज का वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया है। कारण ये रहा कि कल इंदौर में और पूरे देश में लगभग लॉकडाउन था संडे की वजह से, इसलिए ऑफिस में पहुंच नहीं पाया। तो आज आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड करके मैं डाल रहा हूं। तो चलिए, ये वीडियो है, इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके अलावा ये पीडीएफ आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर फ्री करंट अफेयर का टेस्ट भी आपको देखने को मिलेगा। ये आपके लिए हम लेकर आए हैं एकलव्य स्कॉलरशिप टेस्ट, जिसमें हर कोई जो पार्टिसिपेट करेगा वो सब जीतेंगे। फर्स्ट प्राइज के रूप में 3 लोगों को एमपीपीएससी मेंस का कोर्स मिलेगा, प्री प्लस मेंस का कोर्स। 10 लोगों को एमपीपीएससी प्री या एसआई का कोर्स मिलेगा सेकंड प्राइज के रूप में। और थर्ड प्राइज के रूप में 87 स्टूडेंट्स को जो है एमपीपीएससी प्री या एसआई की टेस्ट सीरीज मिलेगी, जिसकी भी वो तैयारी कर रहे हैं। और हर एक को 100 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा आने वाले कोर्सेज के अंदर, एक साल में कोई भी वो कोर्स खरीदते हैं तो। इसमें विषय होगा एमपीजी के और करंट अफेयर। इसके करीब 50 प्रश्न आपको रहेंगे। एक टेस्ट रहेगा, 15 अगस्त को टेस्ट होगा। तो बहुत अच्छा समय, इसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप लोग भी अपने सपनों को पूरा कर सकें। इसी थॉट आज बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे थॉट ऑफ द डे की। आज का जो हमारा मोटिवेशनल पावरफुल थॉट है कि सफलता जो होती है वो केवल और केवल मेहनत की दीवानी होती है। यानी जितनी आप मेहनत कर सकते हैं, आपको सफलता मिलने के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये किसी की शक्ल देखकर कभी भी आपके पास नहीं आती। शक्ल देखकर ये किसी के कदम नहीं चूमती है। नॉर्मल लाइफ में ऐसा होता है कि शक्ल देखकर आपको जो है प्यार मिल जाता है, लेकिन मेहनत सफलता जो मिलेगी वो केवल और केवल मिलेगी आपकी मेहनत की बदौलत पर। कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितने अमीर हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितने गरीब हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस जेंडर से हैं, किस धर्म से, किस जाति से, काले हैं, पीले हैं, नीले हैं, कैसे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। केवल और केवल सफलता आपसे मेहनत मांगती है। तो जो ये मूल्य चुकाता है वो सफल हो जाता है। इसी थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्विक रिवीजन कल के पड़ेगा करंट अफेयर के प्रश्नों का। पहला प्रश्न है कि भारत की किस पशु गणना को जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है, और ये बाघ पशु गणना है जो कि 2018 में हुई थी। दूसरा प्रश्न, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 जुलाई को। तीसरा प्रश्न, किस संस्था ने भारतीय भाषाओं में मोबाइल ऐप विकसित करने के लिए ATL ऐप विकास मॉडल लॉन्च किया है, और ये नीति आयोग के द्वारा किया गया है। चौथा प्रश्न है कि किस देश में CN लुंग ने प्रधानमंत्री का चुनाव जीता है, और ये प्रधानमंत्री का चुनाव जीता है सिंगापुर में। वहीं पांचवा प्रश्न है कि किस देश के प्रधानमंत्री अमादो गॉन कुलीबली, इनका निधन हो गया है, तो ये आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री थे। छठवां प्रश्न है कि हाल ही में बोइंग में वायुसेना को कितने अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टरों की आपूर्ति की है, तो 5 अपाचे हेलीकॉप्टर्स की आपूर्ति की गई। यहाँ पर यह आप याद रखेंगे। सातवां प्रश्न है कि किस देश में संयुक्त राष्ट्र के अंतरिम बल में भारतीय जो तैनात भारतीय बटालियन थी उसको पर्यावरण संबंधी प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और ये लेबनान में तैनात थी। आठवां प्रश्न है कि किस प्रदेश के नादौन पुलिस थाने को देश में सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा दिया गया है, तो ये हिमाचल प्रदेश में है। और नवा प्रश्न है कि मुकेश अंबानी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में किस स्थान पर आ गए हैं, तो ये 7वें स्थान पर आ गए हैं। और 10वां प्रश्न है कि हॉकी इंडिया के अध्यक्ष के पद से किसने इस्तीफा दिया है, तो ये मुश्ताक अहमद है। ये थे हमारे कल के पड़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे, आज के प्रश्नों की बात करेंगे। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि किसके द्वारा व्हाट्सएप, ईमेल और फैक्स से समन भेजने की अनुमति दी गई है। समन क्या होता है, जब अदालत वगैरह क्या होती है, किसी को अपने यहाँ हाजिर करना होता है गवाही के लिए या किसी भी कारण से, तो उसे समन कहा जाता है। यानी जानकारी, सूचना, नोटिस टाइप का होता है। तो ये देने की जो है अनुमति दी है वो सुप्रीम कोर्ट ने दी है। यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। अभी तक क्या होता था, या डाक से भेजा जाए या मैन्युअली दिया जाए, उसी को वैलिड माना जाता था। अब व्हाट्सएप, ईमेल या फैक्स से भी अगर भेजा जाएगा तो उसको भी वैलिड माना जाएगा कि ये सही तरीके से समन तामील करवाया गया है। इसकी डिटेल देख लीजिए क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप, ईमेल और फैक्स से लगभग सभी कानूनी प्रक्रियाओं के लिए अनिवार्य समन और नोटिस भेजने की इजाजत देती है कि जितनी भी कानूनी प्रक्रियाओं के लिए किसी को नोटिस देना है, किसी को समन देना है, तो वो इन माध्यम से भेजा जा सकता है। मुख्य न्यायाधीश जो भारत के हैं वर्तमान में S.A. बोबड़े, उनकी अगुवाई वाली एक पीठ थी और उस पीठ के द्वारा यह फैसला लिया गया। पीठ क्या होती है, कुछ जजेस जो होते हैं वो मिलकर एक बेंच बनाते हैं और किसी कानूनी प्रक्रिया के ऊपर वो क्या करते हैं, जब विचार करते हैं तो फिर उसमें अपना फैसला देते हैं। उसी के आधार पर यह बात कही गई है। इस पीठ में जस्टिस A.S. बोपन्ना और सुभाष रेड्डी भी शामिल हैं। आगे बढ़ेंगे, दूसरे प्रश्न की बात करेंगे कि यूनाइटेड किंगडम ने FDI का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश है। यानी कि यूनाइटेड किंगडम में, यूके में किस देश का पैसा सबसे ज्यादा लगता है, तो दूसरे नंबर पर कौन है, तो दूसरे नंबर पर इसमें भारत है। ये आपको याद रखिएगा। ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है।
तो वित्त वर्ष 2019-20 की रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के अनुसार यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम में एफडीआई का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत भारत है। ये आपको याद रखना है कि अमेरिका यानी कि यूके में भारत से पैसा सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर पर लगाया जाता है। नंबर 1 पर कौन है? तो एज यूजुअल अमेरिका इसमें नंबर 1 पर है। अमेरिका से सबसे ज़्यादा पैसा यूके की कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाता है एफडीआई के रूप में। दूसरे नंबर पर भारत का नंबर है। भारत ने करीब वहां पर 120 परियोजनाओं में निवेश किया है और भारत दूसरे स्थान पर आ गया है और इन 120 परियोजनाओं के परिणाम स्वरूप 5429 नौकरियों का वहां पर सृजन हुआ है। बात ब्रिटेन यानी यूके की कर लेते हैं। यहाँ की राजधानी लंदन है, प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है और मुद्रा यहाँ की पाउंड स्टर्लिंग है। चलिए मैप में मैं आपको ब्रिटेन लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमारा भारत, और हमारे भारत से अगर आपको ब्रिटेन जाना है तो मूव करना पड़ेगा आपको पश्चिम में जाएंगे। ब्रिटेन एक यूरोपीय देश है तो यहाँ पर आपको ये यूरोप दिखाई दे रहा है और यूरोप में ये जो देश आपको दिखाई दे रहा है जो चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है, ये यूनाइटेड किंगडम है, यूके है। यूनाइटेड किंगडम एक्चुअल में 4 देशों का एक समूह है। ऊपरी हिस्से को अगर आप देखेंगे तो ऊपरी हिस्सा जो है इसका स्कॉटलैंड कहलाता है, राइट। ये वाला जो हिस्सा जो आयरलैंड की बगल में है ये वाला नॉर्थ आयरलैंड कहलाता है। जहां लंदन है ये वाला हिस्सा इंग्लैंड कहलाता है और इधर एक छोटा सा हिस्सा है जिसमें लिवरपूल वगैरह है, ये जो कहलाता है वेल्स कहलाता है। और ये चारों देश मिलकर एक देश बनाते हैं जिसको यूनाइटेड किंगडम कहा गया है। ये आपको याद रखना, ये चारों देश हैं, 4 राज्य नहीं है यहाँ पर, ये आपको समझना है। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे स्पोर्ट्स में स्कॉटलैंड की अलग टीम खेलती है, इंग्लैंड की अलग टीम खेलती है, तो इसी से आप समझ गए होंगे कि ये अलग अलग देश है। जो क्रिकेट की टीम है वो इंग्लैंड की है, ना कि यूनाइटेड किंगडम की है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने तीसरा है कि किस देश के राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा ने दोबारा चुनाव जीता है? तो ये आंद्रेज डूडा जो हैं वो पोलैंड के प्रधान राष्ट्रपति हैं, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो पोलैंड के राष्ट्रपति हैं आंद्रेज डूडा और इन्होंने चुनाव में जीत हासिल की है। दूसरा कार्यकाल होगा, यानी कि मौजूदा राष्ट्रपति तो ये है ही, ये उनका दूसरा कार्यकाल होने वाला है और इन्होंने हराया है विपक्षी सिविक प्लेटफॉर्म पार्टी के रफाल ट्राजाकोस्की को, राइट। तो इन्होंने इनको हराकर चुनाव जीता है और इनको करीब 50.8% वोट मिले हैं, जबकि ट्राजाकोस्की को 49.2, यानी कि जो मुकाबला था काफी टक्कर का था। बात पोलैंड की करते हैं। यहाँ की राजधानी वार्सा है। वर्साई की संधि आपने सुनी हुई, ये वही जगह है। राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा यहाँ के राष्ट्रपति हैं और मुद्रा पॉलिश जलोटी है। चलिए मैप में मैं आपको पोलैंड लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमारा भारत, और हमारे भारत से अगर आपको पोलैंड जाना है तो पोलैंड भी एक यूनाइटेड किंगडम की तरह यूरोपीय कंट्री है। तो यहाँ पर आप यूरोप देख पा रहे होंगे और यूरोप से अगर आपको पोलैंड जाना है तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये जो पिंक कलर का देश आपको दिखाई दे रहा है ये पोलैंड है, जिसकी राजधानी वार्सा आप यहाँ पर आप देख पाएंगे। आसपास देश देखेंगे तो इसके स्लोवाकिया लगा हुआ है, यूक्रेन लगा हुआ है, बेलारूस लगा हुआ है, लिथुआनिया इसके साथ में लगा हुआ है और ये डेनमार्क का हिस्सा है जहां पर इसको आप देख पा रहे हैं। ऊपर बाल्टिक सागर है, इस तरफ जर्मनी की सीमा और इधर चेक गणराज्य, इनके बीच में पोलैंड है, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने चौथा है कि किस देश में स्थित हाया सोफिया संग्रहालय चर्चा में है? हाया सोफिया संग्रहालय याद रखिएगा ये जो स्थित है तुर्की में, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो तुर्की, वहां पर इस्तांबुल करके एक सिटी है और इस्तांबुल सिटी में हाया सोफिया संग्रहालय को एक मस्जिद में अब बदल दिया गया है और इसीलिए ये चर्चा में है। अब मस्जिद में बदल दिया गया तो चर्चा में क्यों है? एक्चुअल में हुआ क्या था, 537 में तब ये जब कुस्तुनतुनिया राज्य हुआ करता था तब बेजेंटाइन साम्राज्य द्वारा ये एक बिल्डिंग बनाई गई थी जिसको आप यहाँ पर देख पा रहे हैं और ये हाया सोफिया इसका नाम था और उस समय ये एक चर्च था, यानी कि जब ये सबसे पहले बना था ये चर्च था। अब जब 1453 में उस्मानिया शासकों ने यहाँ पर जीत दर्ज की तो इसको बदलकर क्या कर दिया, एक मस्जिद में चेंज कर दिया, उसको मस्जिद बना दिया। फिर 19वीं सदी 20वीं सदी की अगर हम बात करें तो 1934 में तुर्की के जो तत्कालीन शासक थे, आधुनिक और धर्मनिरपेक्ष शासक जिनको माना जाता है, कमाल अतातुर्क, इन्होंने क्या किया था, हाया सोफिया को एक संग्रहालय में बदल दिया था और धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की रूप में तुर्की आगे बढ़ा था। लेकिन वर्तमान में वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने क्या कर दिया है, इसको फिर से मस्जिद में बदलने का निर्णय लिया है और उनके इस निर्णय को वहाँ के कोर्ट ने भी एग्री किया है। तो ये आपको याद रखना है। बात तुर्की की करेंगे तो यहाँ की राजधानी अंकारा है। राष्ट्रपति कौन है, तो रजब तैयब एर्दोगान है और मुद्रा है कि तुर्किश लीरा है। चलिए मैप में मैं आपको तुर्की लिए चलता हूँ।
तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारा भारत और हमारे भारत से अगर आपको तुर्की जाना है तो तुर्की जो है वो एशिया और यूरोप के बीच में है। वैसे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे इस तरफ ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये टर्की है और ये अंकारा, ये इसकी राजधानी है। अब जिस जगह की मैं बात कर रहा हूँ ये इस्तांबुल यहाँ पर स्थित है और ये वही बिल्डिंग है जिसको आप देख पा रहे होंगे, ये 3D मॉडल के रूप में आपको दिखाई गई है, ये वही बिल्डिंग है, राइट। सी ऑफ मारमरा के पास में, इस तरफ बाल्टिक सागर और इस तरफ सी ऑफ मारमरा, तो यहाँ पर स्थित है इस्तांबुल। इसका ये वाला हिस्सा जो है वो यूरोप में है। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने 5वां है कि भारतीय रेलवे ने पहली बार एक विशेष मालगाड़ी देश की सीमा के पार किस देश भेजी है, और ये भेजी गई है बांग्लादेश, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो भारतीय रेल ने पहली बार एक विशेष मालगाड़ी भारत की सीमा से बाहर भेजी है और ये भेजी है बांग्लादेश के बेनापोल, ये आपको याद रखना है। और ये रेलगाड़ी आंध्र प्रदेश के गुंटूर और आसपास के क्षेत्रों से लाल मिर्च लेकर गई है, और लाल मिर्च जो गुंटूर है और उसके आसपास की जगह की लाल मिर्च है वो अंतर्राष्ट्रीय रूप से मान्यता प्राप्त है। क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और काफ़ी तीखी भी मिर्ची होती है। इससे पहले इस क्षेत्र के किसान और व्यापारी क्या करते थे, कम मात्रा में मिर्च पहुंचाते थे, लेकिन वो पहुंचाते थे सड़क मार्ग के जरिए, और जिससे जो खर्च आता था वो करीब ज़्यादा आता था। लेकिन रेलवे ने ये अब मालगाड़ी जाने से खर्च लगभग आधा हो गया है। बात बांग्लादेश की करेंगे। यहाँ की राजधानी ढाका है, प्रधानमंत्री शेख हसीना है और मुद्रा यहाँ की टका है। चलिए मैप में मैं आपको बांग्लादेश लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारा भारत और हमारे भारत से अगर आपको बांग्लादेश जाना है तो मूव करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा पूर्व की तरफ। बांग्लादेश चूंकि तीनों तरफ से भारत से घिरा हुआ है, याद रखिएगा बांग्लादेश तीनों तरफ से भारत से घिरा हुआ है। इसकी सीमा केवल एकमात्र देश भारत के अलावा म्यांमार के साथ में लगती है और राजधानी ढाका है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, नीचे बंगाल की खाड़ी है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने 6वां है कि किस सरकारी उपक्रम ने प्रतिष्ठित CII ITC अवार्ड, ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019 जीता है, और ये पुरस्कार जीता है NTPC ने, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो भारत सरकार की जो भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी है, याद रखिएगा बिजली उत्पादन करने की कंपनी है, ट्रांसमिशन कंपनी अलग अलग होती हैं। तो बिजली उत्पादन कंपनी NTPC लिमिटेड, इसने कारपोरेट उत्कृष्टता श्रेणी के अंदर उत्कृष्ट उपलब्धि पुरस्कार जीता है, और ये पुरस्कार दिया है CII ITC सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार 2019 के नाम से। CII ITC जो सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार है, ये निरंतरता में यानी कि लगातार कंटिन्यूटी में कोई क्या करता है, अच्छी प्रथाओं को अपनाता है जिससे चीज़ें अच्छी होती हैं, तो उसको पहचान करने के लिए पुरस्कृत किया जाता है कि लगातार ये उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। और अगर हम NTPC की बात करें तो ये करीब 62,110 मेगावाट की इसकी कुल स्थापित क्षमता है, और NTPC के समूह के पास में करीब 70 पावर स्टेशन हैं जो अलग अलग है, थर्मल भी हैं, हाइड्रो भी हैं और सोलर भी हैं। तो अलग अलग सबसे मिलाकर करीब ये जो है 62,110 मेगावाट की इनकी क्षमता है। आगे बढ़ेंगे, बात 7वें प्रश्न की होगी कि दलाई लामा पर लिखी गई पुस्तक हिज हाइनेस द 14th दलाई लामा अन इलिस्ट्रेटेड बायोग्राफी, इसको कब लॉन्च किया जाएगा। तो इसको जो लॉन्च किया जाना है अक्टूबर 2020 में लॉन्च किया जाना है। किसने लिखी है ये और क्या है इसकी डिटेल लिख लीजिए। तो दलाई लामा पर एक नई पुस्तक लिखी गई है, हिज हॉलिनेस द 14th दलाई लामा एन इलिस्ट्रेटेड बायोग्राफी, अक्टूबर 2020 में ये जारी की जाएगी, और इसमें उनके जीवन की और उनके समय की करीब 400 से ज़्यादा ऐसी तस्वीरें हैं जो पहले कभी सामने नहीं आए, कई सारे दस्तावेज हैं। और ये पुस्तक दलाई लामा के जो सबसे करीबी सहयोगी है और उनके सलाहकार रहे हैं करीब 40 वर्षों से, तेंजिंग गेचे टेनॉक्ट, उनके द्वारा लिखी गई है। तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, 8वें प्रश्न की बात करेंगे कि कोरोना कवच बीमा पॉलिसी के लिए किसके द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है। तो कोरोना कवच बीमा पॉलिसी, इसके लिए जो मंजूरी प्रदान की गई है IRDA, ये आपको याद रखना, IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, यही जो बीमा कंपनियों की अलग अलग पॉलिसीज हैं, जो बीमा कंपनियां हैं, उनको नियंत्रित करने का काम यही है, और बीमा का नियामक भी यही है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI, इसने बीमा कंपनियों को कोरोना कवच बीमा पॉलिसी, स्वास्थ्य बीमा नीति शुरू करने के लिए अधिकृत किया है, और नीति के तहत बीमाकर्ता जो होगा वो कोरोना वायरस संक्रमण के कारण जो चिकित्सा खर्च आता है उसको इसमें कवर किया जाएगा।
पॉलिसी के तहत जो बीमित राशि का योग होगा वो 50,000 रुपए से लेकर 5 लाख के बीच में रहेगा और इसका उपयोग 18 से 65 वर्ष के बीच के व्यक्ति कर सकते हैं। हम बात करते हैं IRDAI की, यानी कि भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1999 में हुई थी। मुख्यालय इसका हैदराबाद में और अध्यक्ष वर्तमान में सुभाष चंद्र खूंटिया हैं। आगे बढ़ेंगे, 90 प्रश्न की बात करेंगे कि किस ई कॉमर्स कंपनी ने कला, शिल्प, हथकरघा के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कर्नाटक सरकार के साथ समझौता किया है, और यह समझौता किया फ्लिपकार्ट ने, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो फ्लिपकार्ट ने अपने समर्थ कार्यक्रम के तहत, फ्लिपकार्ट का एक कार्यक्रम चलता है समर्थ, क्या मैं आगे बताऊंगा, इसके तहत कला, शिल्प और हथकरघा के क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाए और इसी के लिए कर्नाटक सरकार के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इस MOU से जो कर्नाटक के कर्नाटक हथकरघा विकास निगम है उसके तहत कावेरी और प्रियदर्शनी के नाम से वो इन ब्रांड्स के नाम से क्या करता है, हथकरघा चलाता है। जैसे मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा मृगनयनी के नाम से एम्पोरियम चलाता है, तो उसी प्रकार के ये कॉन्सेप्ट है। तो इन ब्रांडों को जो है फ्लिपकार्ट समर्थ कार्यक्रम के साथ में जोड़ेगा। और ये फ्लिपकार्ट का समर्थ कार्यक्रम क्या है, तो ये NGO और जो सरकारी निकाय हैं उनके साथ मिलकर ग्रामीण क्षेत्र के उद्यमी हैं, महिलाएं हैं, दिव्यांग हैं, कारीगर हैं, बुनकर हैं, तो उनके अंदर एक तो उनके पास पैसा नहीं होता कि वो अपने काम में पैसा लगा सकें, तो पूंजी की व्यवस्था करता है। वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है ऐसे उद्योगों का वो अच्छा नहीं होता, तो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करता है। और उनको ट्रेनिंग भी नहीं होती, तो उनको ट्रेनिंग देने से संबंधित जो मुद्दे हैं उन पर फ्लिपकार्ट अपने समर्थ कार्यक्रम के माध्यम से काम करता है। आगे बढ़ेंगे, बात कर्नाटक की करेंगे जहां पर ये शुरू किया गया। तो मैप में देख लीजिए, ये कर्नाटक है, राजधानी बेंगलुरु है, BS येदियुरप्पा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, BJP की सरकार है, राज्यपाल वजुभाई वाला हैं, लोकसभा की 28 सीट हैं, राज्यसभा की यहाँ पर 12 सीट हैं, विधानसभा की 225 सीट हैं, विधान परिषद की 75 सीट हैं। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो बांदीपुर नेशनल पार्क है, बन्नीघट्टा नेशनल पार्क है, अंशी नेशनल पार्क है, कुद्रेमुख नेशनल पार्क है और नगरहोल नेशनल पार्क है। प्रमुख बांधों में आलामाटी बांध है जो कि कावेरी नदी पर है, और कृष्णा राजा सागर बांध है जो कि कावेरी नदी पर है। बात 10वें प्रश्न की होगी कि IIT हैदराबाद और किस कंपनी ने AI अनुसंधान केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता किया है, और यह समझौता किया है एनवीडिया के नाम से एक कंपनी है, यानी कि D ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो हैदराबाद स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IITH ने भारत के पहले एनवीडिया AI प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना के लिए जो बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी है, मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी एनवीडिया, इसके साथ में एक समझौता किया है। और ये समझौता कृषि, स्मार्ट शहर और भाषा की समझ के अलग अलग जो पहलू हैं उनमें AI किस प्रकार से उनको और अच्छा कर सकता है, AI उसमें क्या मदद कर सकता है, तो AI अनुसंधान को बेहतर बनाने के लिए किया गया है। तेलंगाना सरकार की बात करें तो ये क्योंकि हैदराबाद तेलंगाना में है, और हैदराबाद जो तेलंगाना सरकार है उसने 2020 को ईयर ऑफ AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ईयर के रूप में घोषित किया है, और इस प्रयास में एनवीडिया जो है वो वहाँ की सरकार का भागीदार है, तो ये आपको याद रखना है। अब चलिए बात करते हैं तेलंगाना की। तो यहाँ पर देख लीजिए मैप में तेलंगाना, और 2 जून 2014 को इसकी स्थापना हुई थी। राजधानी हैदराबाद है, मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव है, राज्यपाल तमिलसई सौंदरराजन है, लोकसभा की 17 सीट, राज्यसभा की 7 सीट, विधानसभा की 119 सीट और यहाँ विधान परिषद भी है जिसमें 40 सीट है। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो कासू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क है, महावीर हरि रमणीश स्थली नेशनल पार्क है और मृगवानी नेशनल पार्क है। प्रमुख बांधों में निजाम सागर बांध है जो कि मंजीरा नदी पर बना हुआ, राधाकारी बांध है जो कि भोगवती नदी पर है। अब बात करेंगे कल के सवाल की। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि स्विस बैंकों में जमा पैसे के मामले में भारत किस स्थान पर है, तो आपने से बहुत सारे लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है और ये 77वें स्थान पर है। तो जिन्होंने सही उत्तर दिया उन सबको बधाई। और आज के प्रश्न का भी उत्तर जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आज का प्रश्न है कि फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन होंगे, तो कमेंट करके बताइएगा कि इनमें से कौन जो है फ्रांस के नए प्रधानमंत्री होंगे। और ये वीडियो कैसा लगा ये भी बताना मत भूलिएगा। आज की बात होगी यहीं समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।